दिल्ली में बहुत पुराने और प्राचीन बड़े अच्छे मंदिर नहीं दिखते जितने साउथ इंडिया में दिखते हैं। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इतना डिफरेंस क्यों है? तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जाने से पहले उत्तर भारत आता है। तो आक्रमण जब हुए तो सबसे ज्यादा झेला उत्तर भारत में। सत्ता का केंद्र रहा वो दिल्ली रही। इस कारण दिल्ली में जितने भी मंदिर थे उन सभी का विध्वंस किया गया। जब तक मुगल नहीं आए थे उससे पहले भी हम डेवलप थे। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमने विकास नहीं करा? एंशिएंट सिटीज के जो एक्सकेवेशन हुए हैं, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, एक बार एक्सकेवेशन की रिपोर्ट्स देख लें कि हम किस प्रकार सिविलाइज्ड थे। इवन उस समय नगर पालिका जैसा एग्जिस्टेंस भी रहा होगा, ऐसे सबूत हमको मिलते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं ये हम आज से 4500 साल पहले डेवलप कर चुके थे। बृहदेश्वर मंदिर है, भूकंप खूब आते हैं वहाँ पे, लेकिन 1000 साल से मंदिर जो है वो एज इट इज खड़ा हुआ है। 218 फीट ऊंचा मंदिर। किस राज्य में है ये तमिलनाडु में है, तंजावुर में स्थित है। कि अंग्रेजों ने हमको पुल बनाना सिखाया, अंग्रेजों ने हमको इंजीनियरिंग सिखाई, तो ये तो गलत बात है। इंजीनियरिंग सिखाने वाले तो हम हैं पूरी दुनिया, केवल सड़कों से नहीं, हम तो समुद्र से व्यापार करते आ रहे हैं आज से 5000 साल पहले से। हमारी सामाजिक व्यवस्था एकदम स्टैब्लिश थी, एकदम स्टैब्लिश था, फुल्ली डेवलप्ड हम थे। तो हमारी जो हिस्ट्री, हम जो किताब पढ़ते हैं उसमें जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो कब से खराब होना शुरू हुआ है कि हमारा जो पतन का काल है वो लगभग 12वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होता है। हम लड़े, लेकिन एक जो कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए उसकी कमी थी हमारे। अलग अलग राजा, अलग अलग राजा जो है वो अलग अलग लड़ रहे थे। मीर भोज प्रतिहार ऐसा शासक जिसने भारत तो क्या अरब तक खदेड़ा मुस्लिम शासकों को, और उसकी जो प्रशंसा है वो सुलेमान नाम का एक मुस्लिम लेखक ही करता है। अंग्रेज सरकार भारत में जब आई, जब उन्होंने शासन यहाँ पे करा, तो ये भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, आपका और मेरे जो पूर्वजों का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको कैसे हम भुला दें और हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाए कि हम हमेशा हारे हुए हैं। जब जब बाहर से आक्रमण हम पे हुए हम हारे, तो वो जो जीत का इतिहास है वो हमारा मिटाया गया। और आज इतिहास को क्यों नहीं बदला जा रहा है? इन जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन पे काम कर रहा है, जो सर्दी गर्मी देखे बिना काम कर रहा है, उसके जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो थ्योरीज हैं, उनको टेक्स्ट बुक में जगह नहीं मिलती, उसको मीडिया में स्थान नहीं मिलता। ये विडंबना है। भारत के कॉमन मैन से, आम नागरिक से मैं अगर मुगलों की लीनियज पूछूंगा तो वो लाइन से बताएगा बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि एक बार गुप्तों का वंशावली बता दे, तो वो बताने में असफल रहेगा। तो 200 साल की जो बीमारी है वो 10-12 साल में ठीक नहीं होती, उसके लिए उसको ठीक करने में समय लगता है। तो समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होगा। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। हमारे आज के पॉडकास्ट का जो थीम है वो है हिस्ट्री के ऊपर, भारत की हिस्ट्री के ऊपर। ये वो हिस्ट्री नहीं है जो आप अपने स्कूल और कॉलेज के टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, वो तो मिडिवल पीरियड पे होता है। लेकिन आज का जो हिस्ट्री है वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। आज द राहुल रंजन शो पे मेरे साथ हैं प्रोफेसर शुभम केवलिया जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और रिसर्चर भी हैं, जो इंडिया को देखते हैं टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि एक्सकेवेशन साइट्स के थ्रू, उनके फैक्ट्स के थ्रू, जो हमारे पास प्रूफ हैं, जो पुरातत्व विभाग से हमारे पास आता है, जिसके बेसिस पे हम प्राचीन इतिहास जान सकते हैं भारत के बारे में। तो चलिए डिटेल डिस्कशन करते हैं और समझते हैं हमारे भारत के असली इतिहास को। थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर बीइंग एट द राहुल रंजन शो। शुभम जी, आप अपने बारे में बताएं कि इस टॉपिक में, आर्कियोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट बना। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड डिटेल बताएं हमारे दर्शकों को। क्या है कि बचपन से ही भारत का जो प्राचीन इतिहास है या जो गौरवशाली इतिहास है उसको लेके बड़ा आकर्षण था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पाया कि उसमें जो डिस्टॉर्शन है उनको कैसे दूर किया जाए। तो उसके कारण मेरा झुकाव प्राचीन भारतीय इतिहास की तरफ या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की तरफ रहा। और आर्कियोलॉजी जो है वो चूंकि उसी का एक अलाइड सब्जेक्ट है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी एक साथ पढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार मैं आर्कियोलॉजी में आया। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करी, पीएचडी भी फिर आर्कियोलॉजी में करी, और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता चला गया। और मुझे समझ में आया कि जो ये डिस्टॉर्शन है जितना भी हिस्ट्री का, इसको अगर रेक्टिफाई करना है या इसमें यदि सुधार लाना है, तो केवल और केवल आर्कियोलॉजी ही वो माध्यम है जिसके आधार पर इन सभी जो ये भ्रम और जो भ्रामक जानकारियां भारतीय इतिहास के बारे में बताई जाती हैं, इनको धराशायी किया जा सकता है। और जो वास्तविक इतिहास है
उससे हम स्वयं भी परिचित हो सकते हैं और हमारे द्वारा ये जो राष्ट्र है वो भी उससे परिचित हो सकता है। तो जो इतिहास हम पढ़ते हैं स्कूलों में, मुगलों के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, तो ये इतिहास और जो पुरातत्व विभाग जिस तरीके की खोज करता है, इनमें कितना डिफरेंस है? देखिए क्या है कि जब से हमारे पास लिखाई के अवशेष हैं तो उस समय तो हमको पुरातत्व की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पुरातत्व आवश्यक नहीं होगा, वहाँ भी आवश्यक होगा। आज जैसे चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, भोजशाला का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आर्कियोलॉजी ने ही निकाला है क्योंकि फैक्ट्स हमको आर्कियोलॉजी देती है। लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आज से 2600 साल पहले जब हम लिखना नहीं जानते थे या हम लिखना जानते थे लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए, तो वो जो इतिहास है हमारा, जो बड़ा गौरवशाली काल है हमारे देश का, उसको पढ़ने के लिए, जिसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ने का एकमात्र या उसको जानने का जो एकमात्र माध्यम है वो आर्कियोलॉजी है। क्योंकि एक्सकेवेशन होंगे, जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल एलिमेंट्स निकलेंगे, जो सामान उत्खनन में बाहर आएगा, उसी के आधार पर उन लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनकी इकोनॉमिक जीवन कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, किस प्रकार उनका रहन सहन था, ये सारी बातें जो हैं ये हमको केवल आर्कियोलॉजी ही बता सकती है। हिस्ट्री जो है वो इस संदर्भ में तो एकदम मौन रहती है। तो हमारी जो हिस्ट्री, हम जो किताब पढ़ते हैं उसमें जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो कब से खराब होना शुरू हुआ? भारत के इतिहास के साथ जो खराब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फैक्ट्स है वो हटाए गए और वो रखे गए जिनसे हमारा शायद इतना नाता नहीं है जो हमें पढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारत के इतिहास का जो विकृतीकरण है वो सबसे पहले प्रारंभ करा अंग्रेजों ने। उसके पहले भी भारत का एक लंबा संघर्ष का काल है, लेकिन भारतीय इतिहास के साथ या भारतीय जनमानस का जो हौसला था वो कभी नहीं टूटा था। वो हौसला तोड़ा इतिहास को विकृत करके, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके लिए जिम्मेदार है, वो अंग्रेज हैं। अंग्रेज सरकार भारत में जब आई, जब उन्होंने शासन यहाँ पे करा, तो ये भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, आपका और मेरे जो पूर्वजों का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको कैसे हम भुला दें और हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाए कि हम हमेशा हारे हुए हैं, जब जब बाहर से आक्रमण हम पे हुए हम हारे। तो वो जो जीत का इतिहास है वो हमारा मिटाया गया, और उसके कारण मुझे लगता है कि ऐसा कि हम काफ़ी एक जो हम बोले हमारा हौसला कम रहा, और जो एक प्रगति की जो रफ्तार होती है वो भी कम हुई इस देश की। क्योंकि हम देखते हैं, आपने जैसे गुप्तों की बात करी, मुगलों की बात करी, तो हम अगर हमारी इतिहास की पुस्तकें देखें तो उसमें मुगलों का जितना महिमा मंडन है, और वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि 12वीं शताब्दी के पहले हमारे जो शासक थे, फिर चाहे वो गुप्त वंश हो, चाहे वो बप्पा रावल हो, चाहे वो मिहिर भोज हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो दुर्गादास राठौर हो, इन सबका विवरण जो इतिहास की पुस्तकें हैं उनसे गायब है। मिहिर भोज प्रतिहार ऐसा शासक जिसने भारत तो क्या अरब तक खदेड़ा मुस्लिम शासकों को, और उसकी जो प्रशंसा है वो सुलेमान नाम का एक मुस्लिम लेखक ही करता है कि मिहिर भोज के पास इतनी बड़ी सेना है कि हम उससे लड़ नहीं सकते। इस्लाम का परचम जो है वो जब तक भारत में नहीं फहरा पाएगा जब तक मिहिर भोज जिंदा है। तो ऐसा हमारे जो शौर्यशाली पूर्वज थे, जो शौर्यवान पूर्वज थे, उनका नाम हमारे इतिहास की किताबों में कहीं है ही नहीं। मिहिर भोज का नाम हम कहीं नहीं पढ़ते। किस पीरियड पे आए थे? ये 8वीं 9वीं शताब्दी का शासक है मिहिर भोज। लेकिन आज हम मिहिर भोज के बारे में नहीं जानते। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। कैसे आज मैं चूंकि इतिहास पढ़ाता हूँ, तो इतिहास के विद्यार्थियों से या भारत के कॉमन मैन से, आम नागरिक से मैं अगर मुगलों की लीनिएज पूछूंगा तो वो लाइन से बताएगा बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि एक बार गुप्तों का वंशावली बता दे तो वो बताने में असफल रहेगा। एक बार पूछूंगा कि मौर्यों की वंशावली बता दे तो बताने में असफल रहेगा। एक बार पूछ लें कि राजपूतों में अलग अलग जो जातियां हैं उनकी वंशावली बता दे तो वो बता नहीं पाएगा। तो ये विडंबना भारत की है कि जिन हमारे पूर्वजों ने इस देश का निर्माण करा, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व बलिदान दिया, उनका इतिहास जो है, उनकी जो बातें हैं वो इतिहास की पुस्तकों से गायब है और हम उनसे अनभिज्ञ हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो हमारे राजघराने थे पहले, जिस प्रकार की व्यवस्था थी उस समय, जब तक मुगल नहीं आए थे उससे पहले भी हम डेवलप थे। बिल्कुल। हम ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमने विकास नहीं करा? हम कहीं भी चले जाएं। एक छोटा सा उदाहरण है मेटलर्जी का। 5वीं शताब्दी का एक पिलर है, हम आयरन पिलर के नाम से उसको जानते हैं जी। वो जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बीच में लगा हुआ है जी। जो लोग बोलते हैं कि हमको सब मुगलों ने सिखाया या अंग्रेजों ने सिखाया, तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि 5वीं शताब्दी का वो पिलर, वो आयरन पिलर 1500 साल से खुले मौसम में खड़ा है, बारिश झेल रहा है, ठंड झेल रहा है, गर्मी झेल रहा है, लेकिन आज भी उसमें जंग नहीं लगी है।
हाँ। और आज जो लोहा बनता है वो साल भर क्या, उसको अगर मैं 10 दिन खुले में रख दूंगा तो उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन 1500 साल से वो वहीं खड़ा है। ऐसा का ऐसा क्यों खड़ा है? मेटलर्जिकल स्टडीज जब हुई, वो मेटलर्जिकल स्टडीज भी करी किसने? भारतीयों ने करी। अंग्रेज जब भारत में आए तो वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों है, आखिर क्या कारण है कि रस्ट फ्री है आज भी। तो भारतीयों ने ही मेटलर्जिकल स्टडीज करी और पता चला कि उसमें फास्फोरस की मात्रा इतनी अधिक है, इस कारण उसमें जंग नहीं लग रही है। मतलब हमारे पूर्वज जानते थे कि कितना फास्फोरस मिलाना है ताकि लोहे में जंग ना लगे। और साइंस में हम इतना आगे थे। ये मेटलर्जिकल साइंस है, हम उसमें इतना आगे थे। तो इस प्रकार एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर है, आज से 1000 साल पुराना मंदिर है। आज भी वो भूकंप वाला क्षेत्र है, भूकंप खूब आते हैं वहां पे, लेकिन 1000 साल से मंदिर जो है वो एज इट इज खड़ा हुआ है। 218 फीट ऊंचा मंदिर। किस राज्य में है ये? ये तमिलनाडु में है, तंजावुर में स्थित है। 1100 साल से वो मंदिर ऐसा का ऐसा खड़ा है, आज भी उसमें कोई समस्या हमको आती हुई दिखाई नहीं देती। तो इंजीनियरिंग का ये मार्वल है। हम इंजीनियरिंग में भी इतने डेवलप्ड थे। तो हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमको पुल बनाना सिखाया, अंग्रेजों ने हमको इंजीनियरिंग सिखाई, तो ये तो गलत बात है। इंजीनियरिंग सिखाने वाले तो हम हैं पूरी दुनिया को, और हमको कोई कैसे सिखा सकता है? राइट। तो ये अभी जैसे हम बातें होती है, हमें जो दिखाया गया, हमें ऐसा दिखाया गया कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ आए, है ना, तो भारतीय न पहनना जानते थे, न बोलना जानते थे, न अच्छे तहजीब जानते थे। और जब हम अपनी पुरानी जैसे महाभारत हम देखते हैं तो हमारे महल दिखते हैं, हमारे मतलब सोने से लदे हुए, मतलब ज्वेलरी पहने हुए सभी दिख रहे हैं, अच्छे पोशाक पहने हुए हम विजुअलाइज कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट महाभारत के समय में, जो कि कई हजार वर्ष पहले हुआ, उसमें हमने तीर धनुष और रथ और इतने हाईटेक इक्विपमेंट्स यूज किए। और उसके बाद जब अंग्रेज के टाइम तक आए तो हमारे पास वो इक्विपमेंट, उतना हाई फाई टेक्निक हमारे पास वो कम हो गया, ऐसा दिखाया गया। वो तोप गोले लेकर आ रहे हैं और मतलब कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया गया कि हम टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में पीछे थे। ये ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है ये? देखिए, कई प्रश्न इसमें थे। पहले हम ये देखते हैं कि जो कपड़े पहनने वाली बात है कि अंग्रेजों ने कहा कि हमको तो कपड़े पहनना नहीं आता था, हम अनसिविलाइज्ड थे। और जो महाभारत की हमने बात करी तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का जो काल है वो आज से 5000 साल पुराना समय है। इसी समय में मैं ये नहीं कहता कि उस सभ्यता का उसी से संबंध है, लेकिन 5000 साल पहले सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे पे एक सुविकसित सभ्यता हमारे पूर्वजों ने विकसित करी। जो लोग कहते हैं कि हम कपड़े पहनना नहीं जानते थे, तो यही सभ्यता में कपास की खेती होती थी, कपास का कपड़ा बनाया जाता था, इवन सिल्क का कपड़ा बनाया जाता था। और ये कपड़ा केवल हम नहीं पहनते थे, ये कपड़ा यहाँ से मेसोपोटामिया भेजा जाता था। और मेसोपोटामिया का एक शहर है सूसा नाम का, प्राचीन शहर है, आज से लगभग 4500 साल पुराना। वहां पे जो कपड़ा मिला है एक्सकेवेशन में, उत्खनन में, उस कपड़े पे जो मुहर लगी हुई है वो सरस्वती सिंधु सभ्यता की मुहर है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम कपड़े पहनना नहीं जानते थे, उनको ये बताना चाहिए। कपड़ा 5000 वर्ष टिक गया, वो टिक गया। तो जो लोग कहते हैं कि हम कपड़े पहनना नहीं जानते थे, वो जरा जाके देखे कि दुनिया को कपड़ा पहनना हमने सिखाया। मतलब हम हैंडलूम के जरिए पहले बनाते थे, हमारी मशीनरी का सिस्टम उस प्रकार का नहीं था जो वो मिल से बनाते हैं, जो अंग्रेज लेकर आए थे। हमारा हैंडलूम सिस्टम तो बहुत पुराना रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही ये जो बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड नहीं थे, तो वो एंशिएंट सिटीज़ के जो एक्सकेवेशन हुए हैं, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, एक बार एक्सकेवेशन की रिपोर्ट्स देख लें कि हम किस प्रकार सिविलाइज्ड थे। हाँ, ये अवश्य है कि हमारा जो पतन का काल है वो लगभग 12वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होता है, क्योंकि वो ऐसा समय था जब मुस्लिम आक्रमण इस देश पे हुए, हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। हम उस समय देखा जाए तो युद्ध में थे। तो लगभग 700 साल तक हमने युद्ध करा। उसके कारण ये जो हमारा गौरवशाली अतीत था, या जो हमारी ये तकनीक थी, या जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, ये कहीं ना कहीं हम भुला बैठे, क्योंकि उस समय जीवन की लड़ाई थी कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। हम देखते हैं कि जब इस्लाम निकला तो पूरा सेंट्रल एशिया खत्म हो गया, लेकिन भारत आज भी टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने संघर्ष करा पिछले 1000 साल से। और खाली 1000 साल से नहीं, पहला आक्रमण भारत पे हुआ 712 ईस्वी में। हम पिछले 1400 साल से उस आक्रमण से लड़ रहे हैं, और उसके बाद भी हम आज भी जीवित हैं। तो इसका कारण ये, हमारी जिजीविषा इसका कारण है। तो अगर इन परिस्थितियों में हमने कुछ चीज़ भुला दी हमने, तो उसके लिए वो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, हम जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसा कहना कि हम सिविलाइज्ड नहीं थे, हम अनसिविलाइज्ड थे, अंग्रेजों ने हमको अनसिविलाइज्ड करा, तो मैं फिर बोलूँगा कि 17वीं शताब्दी में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम रोम का भी नहीं था, और इवन लंदन का भी नहीं था, जैसा ड्रेनेज सिस्टम आज से 4500 साल पहले हमने सरस्वती और सिंधु नदी के किनारों में जो बसे नगर थे उनमें स्थापित करा। क्या बात है! तो वो कैसे ढूंढा? देखिए, क्या है कि जो ये सिविलाइजेशन है, इसका जब एक्सकेवेशन हुआ, नगरों की जब उत्खनन हुए, खुदाई हुई, तो हमको पकी ईंटों की बनी हुई ढकी हुई नालियां मिलती हैं।
ओके। उनसे पानी जो जैसे आज हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, हमारी छोटी ड्रेन होती है उससे बड़े नाले में मिलती है, तो सेम सिस्टम जो है कि घर में छोटी नाली होगी, छोटी नाली जो है वो बड़े नाले में जाके मिलेगी। ये सारा सिस्टम जो है ये हमारे तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में था, उस सभ्यता में। इवन हमने सोख पिट बनाए थे कि पानी जो है वो जमीन के अंदर जाएगा नाली का और जमीन उसको सोख लेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इवन उस समय नगर पालिका जैसा एक्सिस्टेंस भी रहा होगा, ऐसे सबूत हमको मिलते हैं, क्योंकि नालियों की बराबर सफाई हुआ करती थी। एक्सकेवेशन में वो जो डंप निकलता है, जो नाली से साफ करके निकाला होगा, वो डंप भी हमको एज इट इज मिला है एक्सकेवेशन में। तो ये भी है कि खाली नालियां बनाना नहीं जानते थे या शहर बनाना नहीं जानते थे, उनको मेंटेन कैसे करना है। साल पहले था? ये आज से लगभग 4500 साल पहले। उनको मेंटेन कैसे करना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, ये हम आज से 4500 साल पहले डेवलप कर चुके थे। तो हमको किसी हमारी से सीखने की सामाजिक आवश्यकता- व्यवस्था एकदम स्टैब्लिश थी। एकदम स्टैब्लिश था, फुल्ली डेवलप्ड हम थे। तो जो आक्रमण हुए हैं, जो मुगलों के आक्रमण के बाद से इसको सबको तहस नहस किया गया। बिल्कुल, देखिए क्या है, 12वीं शताब्दी के बाद जो आक्रमण हुए हैं, भारत का जो पतन का काल है, जी। चाहे वो कल्चर के संबंध में हो, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में हो, या कोई दूसरा दर्शन हो, फिलोसॉफी, जो भी हो, पतन जो हुआ है वो 12वीं शताब्दी के बाद हुआ है। उसके पहले जो भारत का इतिहास है वो ग्लोरियस पास्ट है, वो गौरवशाली अतीत है। अच्छा, मुगलों के आने के बाद भी हमने देखा, जैसे राजस्थान में ये महल दिखते हैं हमें, आमेर फोर्ट दिखता है, हर शहर में, जोधपुर में फोर्ट है, उदयपुर में है। तो ये तो मुगलों के आने से पहले ही ये राज व्यवस्था थी हमारी। तो इनके जो महल है ये तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये बताता है कि हम डेवलप थे। बिल्कुल, हम तो डेवलप थे। आगे की आप जो बात कर रहे हैं वो तो 8वीं 9वीं शताब्दी की है, या 9वीं 10वीं शताब्दी के राजपूतों का जो ओरिजिन है जी, वो 9वीं 10वीं शताब्दी का है। ओके। लेकिन उसके पहले भी जो हमारे 4000 पास साल पहले 4000 की साल बात पहले के इतिहास की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कैसे बड़े बड़े शहर बनाए जाते थे, उनमें फोर्टिफिकेशन होता था, उनमें किलेबंदी होती थी, हमारे पास तो उसके भी साक्ष्य हैं। तो ये बातें 1000-1500 साल पुरानी बातें करना, ये तो भारत के लिए ऐसा होगा कि हम बहुत लेटेस्ट बातें कर रहे हैं। अच्छा, भारत का correct। इतिहास तो उससे भी बहुत पुराना है, और ये फैक्चुअल इतिहास है, कोई कपोल कल्पना नहीं तो है। जब ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI डिपार्टमेंट आपका जो है वो इस पे सर्वे करता है, फैक्ट्स लाता है, तो फिर उसको इतिहास, हमारी जो पढ़ाई है, हमारे नए जनरेशन को पढ़ाने के लिए किताब का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए क्या है, विडंबना ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या जो आर्कियोलॉजिस्ट हों या पुरातत्वविद हों, उनको अकेडमिशियंस माना नहीं जाता। ये इस देश की विडंबना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्व जो बातें करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स होती हैं, वो पूरी तरीके से सबूतों पे आधारित होती हैं। जी। और जो अंग्रेजों ने जो भारतीय इतिहास का जो विकृतीकरण करा है वो उसको चैलेंज करती है। लेकिन समस्या यह है कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में लड़के हमने जो स्वतंत्रता ली, उसके बाद इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कम्युनिस्टों या लेफ्टिस्ट लोगों के पास गई, और ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की जो मानसिकता है उसको इस देश पे लागू करा। मैं कहूँगा ये अंग्रेजों की संतानें थे, और इन्होंने वही इतिहास चलाया इस देश में जो अंग्रेजों का दिया हुआ था। लेकिन सौभाग्य है कि पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया है, और जो बातें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में लिखी हैं वो अब हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट्स की बातें या वो सर्वेस की बातें अब इतिहास की किताबों में आने लगी हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दें तो लंबे समय से कहा जाता था कि सरस्वती नदी जो है वो एक मिथिकल रिवर है। संगम में जो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, हाँ, वो हो सकता है कि वहां भी एक सरस्वती नदी रही होगी, लेकिन जो विवरण आता है महाभारत में हो चाहे ऋग्वेद में हो कि सरस्वती जो है वो हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाके वो समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसा कहा जाता था ये तो मिथिकल रिवर है। इस कारण चूंकि मिथिकल रिवर है तो ऋग्वेद और ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब कपोल कल्पना है। लेकिन 2014 के पहले जो सर्वेज हुए, GSI के हों या ASI के हों, सबने माना कि हाँ सरस्वती रिवर का एग्जिस्टेंस था। लेकिन कहाँ था, कहाँ पर था? ये ASI की किताबों में है, ये GSI की रिपोर्ट्स में है, ये इसरो की रिपोर्ट्स में है। ये नदी किधर से कहा? ये सरस्वती, ये नदी जो है ये चलती थी हिमालय से, और हरियाणा, गुजरात, राजस्थान होती हुई ये समुद्र में मिलती थी। अच्छा, ये अरेबियन सी में जी मिलती तो इसी के किनारे पूरी सभ्यता विकसित हुई थी। लेकिन हम देखें कि किताबों में वो सरस्वती नदी गायब थी। हम आज भी उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे, लेकिन कुछ समय पहले ये परिवर्तन हुआ कि जो सिविलाइजेशन है या जो सभ्यता है उसका नाम बदला गया, उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से अभिहित किया गया। तो ये हमको दिखाई देता है कि किताबों में तो बातें पहले से थी, ASI की रिपोर्ट्स में बातें पहले से थी, लेकिन जानबूझकर उनको इतिहास की किताबों में सम्मिलित नहीं किया गया। कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर हमारा इतिहास ये कहता है कि हम कौन थे, हम पहले से जो यहाँ रहते हैं, ये हमारा देश है, हमारे पूर्वज,
तो बीच में जो इन्वेडर्स आए हमें उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारी अपनी सभ्यता और हमारे अपने इतिहास के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए बिल्कुल सत्य है। आप जब हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे बैचलर्स का, तो हम उसमें प्राचीन जो एंशियंट हिस्ट्री है वो तो खाली एक सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। बाकी पूरे समय में मेडिएवल हिस्ट्री चलती है। मेडिएवल हिस्ट्री में ना शिवाजी है, ना महाराणा प्रताप है, ना सिख परंपरा है। मेडिएवल हिस्ट्री भरी पड़ी है मुस्लिम शासकों से। उसके बाद हमको यूएसएसआर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमको चाइना पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमको जापान पढ़ने की क्या आवश्यकता है हिस्ट्री में। हम हमारा इतिहास तो पहले पढ़ा लें पूरा बच्चों को, उसके बाद हम बताएं कि बाहर देश में क्या हो रहा था। और यदि हमारा इतिहास ही पढ़ाना है तो एक सिलेक्टेड डोमेन क्यों पढ़ाना कि हम खाली मेडिएवल पढ़ाएंगे और मेडिएवल में भी खाली मुस्लिम पढ़ाएंगे। क्या शिवाजी से हमारा बैर है क्या, या महाराणा प्रताप से हमारा बैर है क्या? अरे वो तो हमारे स्वयं के पूर्वज हैं। क्यों नहीं है उनका? जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि जिन लोगों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था रही उनने एक पूरे सिस्टम के थ्रू ये जनरेट करा, और ये विकृतीकरण जो है ये भारत के इतिहास के साथ हुआ। और चलाया हुआ किसका था? अंग्रेजों का चलाया हुआ था। तो अंग्रेजों की जो ये नाजायज संतानें हैं जो लंबे समय तक जेएनयू डीयू यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही थी, इनने उस लीगेसी को कंटिन्यू करा। लेकिन अब परिवर्तन का समय आया है। इतिहास की किताबें मैं बोलता हूँ बदल नहीं रही हैं। अब इतिहास की किताबों में जो सच्चाई है वो सम्मिलित होने लगी है। भारत के बच्चे जो हैं वो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो एक्सकेवेशंस के पार्ट रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे एक्सकेवेशन करना चाहिए, कहाँ पे खुदाई करनी चाहिए और कहाँ पे अवशेष मिलने के चांसेस हैं? देखिए क्या है, दो चीज़ें होती हैं। कई बार हमारी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कुछ नगरों का विवरण है। जैसे अगर मैं उदाहरण स्वरूप कहूँ तो हस्तिनापुर का विवरण महाभारत के ग्रंथ में बार बार आता है जी। तो हम जब हस्तिनापुर का जब सर्वेक्षण किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत में भी हस्तिनापुर नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? हस्तिनापुर नाम का जिला तो नहीं है, जिला नहीं, नगर है हस्तिनापुर एक। हस्तिनापुर के नाम पे राजा शासन किया करते थे और जिला भी नहीं है। ये कितनी सोचने वाली बात है। देखिए ये तो ये विडंबना है। जैसे अयोध्या नाम का कोई जिला ही नहीं हमारे देश में। अब बना है, अभी जिला बना दिया जाके बना है अयोध्या। अच्छा, पहले उसका नाम फैजाबाद था। तो ये विडंबना है हमारे देश की। तो हम जब हस्तिनापुर का सर्वेक्षण करा, या फिर जैसे उज्जैन का विवरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में है अवंतिका के नाम से, तो उज्जैन का जब सर्वेक्षण हुआ तो हमको दिखता है कि वहाँ पे जो शहर है, शहर से दूर कहीं जो शहर का जो आउटस्कर्ट होता है उसमें कहीं हमको दिखता है कि बड़े बड़े टीले बने हुए हैं। ओके। जो अननेचुरल हैं, बड़े, वो पहाड़ नहीं है, मिट्टी के ढेर हैं बड़े बड़े। और वहां हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि बारिश का जब मौसम आता है तो उनमें से कुछ प्राचीन वस्तुएं निकल के बाहर आ जाती हैं। अच्छा। और ऐसे भी जब हम उन टीलों पर चढ़ते हैं तो हमको मिट्टी के बर्तन हैं पुराने, या पुराने सिक्के हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पे कोई प्राचीन नगर रहा होगा। और बाद में जब उत्खनन उनके हुए, जब उन टीलों को खोदा गया, तब पता चला कि हाँ, लगभग आज से 2000-3000 साल पुराने नगर ये वहाँ पे विद्यमान थे। और वो विद स्पैन ऑफ टाइम कहीं ना कहीं वो जो नगर है वो वहाँ से उस स्थान से छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से जब सर्वेक्षण होते हैं, सर्वेज होते हैं, तो सरफेस पे जो पॉटरी या सरफेस पे जो एंटिक्विटी बिखरी हुई हमको मिलती है, पूरा वस्तुएं जो बिखरी हुई मिलती हैं, उसके आधार पे हमको पता चलता है कि हाँ, धरती के गर्भ में कुछ छुपा हुआ है और यहाँ उत्खनन की आवश्यकता है। कितनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है? कई जगह तो हम 1 या 2 मीटर का ही डिपॉजिट होता है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं, जैसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी का हम नाम लें, तो राखीगढ़ी में हमको 13-13 मीटर नीचे खोदना पड़ता है, 15-15 नीचे, 40 फुट, बिल्कुल इतना नीचे हमको खोदना पड़ता है। जैसे कुआं खोद दिया वैसे बिल्कुल। और कुआं तो बड़ी गति से खुदता है। यहाँ तो छोटी छोटी चक्कू और धीरे धीरे खोदना होता है कि कोई सामान का अवशेष खराब ना हो जाए, इतना पुराना है, 2000-5000 साल पुराना। तो ये 12-13 मीटर खोदने में कई सालों लग जाते हैं। ओके। जैसे अभी राखीगढ़ी में उत्खनन हो रहा है तो 3 साल तक उत्खनन होना है। तो लगातार 3 साल तक जब काम करेंगे, जब मुझे लगता है कि परत दर परत हटा के देखते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत पेशेंस का काम है ये। एक दिन में मुझे ऐसा लगता है 2 या 3 सेंटीमीटर खुदाई हो पाती है। सेंटीमीटर? 2 या 3 सेंटीमीटर बस, इससे ज्यादा खुदाई नहीं होती। अब बारिश होगी फिर? बारिश के समय एक्सकेवेशन बंद करना पड़ता है। अच्छा। वो एक चैलेंज है। बारिश अगर हो जाएगी जैसे तो माइंस में खुदाई होती वैसे बड़े एरिया में पूरे में थोड़ा थोड़ा लेयर हटाया जाता है। 10 बाय 10 मीटर का एक ट्रेंच होता है। उस ट्रेंच लेआउट में खुदाई की जाती है। ओके। फिर वहां पे किसी और को अलाउड नहीं होगा कि एंटर करे? आम पब्लिक को देखने देते हैं, लेकिन मीडिया को इतना एक्सेस नहीं रहता है वहां आने का। अच्छा। क्योंकि अभी भी जो हम खुदाई कर रहे हैं या जो ये खुदाई कर रहे हैं, वो दूसरा ये है कि हम नहीं जानते कि एग्जैक्ट क्या है, और मीडिया कुछ खींच के उसको कुछ बना के छाप दे, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन आम समाज में क्रिएट हो जाता है। इसके कारण वो लोगों से थोड़ा उसको बचाया जाता है। तो आपके सामने, आपके समक्ष कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो कि
बहुत ही यूनिक चीज आपने वो उत्खनन में ढूंढी या देखी, जो बहुत बड़ा एक लैंडमार्क और बेंचमार्क साबित हुआ? देखिए, मेरे सामने तो उत्खनन में वो नहीं देखा, लेकिन उस पुरास्थल पर मैंने उत्खनन करा। सिनौली का नाम हम सब जानते हैं। 2018-19 में मैं वहाँ एक्सकेवेशन कर रहा था, लेकिन सिनौली में 2017-18 में हमको रथ मिला, और वो जो रथ है वो तांबे और लकड़ी का बना हुआ रथ है, और भारत के इतिहास में पहली बार वो रथ वहाँ से मिला है। इससे पहले कहीं रथ का अवशेष नहीं मिला? इसके पहले पूरे भारत में हमको रथ के एज इट इज अवशेष कहीं भी नहीं मिले थे कि पूरा रथ बाहर आ रहा हो। पूरा रथ था? पूरा रथ, ऐसा नहीं कि पहिया हो, नहीं, पूरा कंप्लीट रथ जो है वो हमको सिनौली एक्सकेवेशन में मिला है। और उसका कार्बन डेटिंग से क्या पता चला कितना पुराना है? उसके साथ में जो एसोसिएटेड चारकोल से जो सैंपल हुआ है, उससे पता चलता है कि वो जो रथ है वो लगभग आज से 4000 साल पुराना था। तो 4000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो योद्धा के रूप में कार्य करते होंगे। उन रथों पे सवार होकर वो युद्ध लड़ते होंगे, क्योंकि उन रथों के साथ में हमको तलवारें मिली हैं, और शील्ड जिसको हम बोलते हैं, ढाल हम जिसको बोलते हैं, वो ढाल मिली है। अच्छा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो कंकाल मिले हैं इसमें स्त्रियों के कंकाल भी हैं। तो चूंकि वुमेन्स डे अभी आने वाला है, एक बड़ा विवादित विषय रहता है कि भारत जो है उसमें स्त्रियों की दशा जो है वो बड़ी दयनीय रही है। पर्दा प्रथा में फंसे पड़े हैं। पर्दा प्रथा थी, और ये जो बोलते हैं कि ये जो बातें लिखी गई हैं ग्रंथों में कि हमारी जो माताएं हैं वो युद्ध में जाया करती थी, ये सब कपोल कल्पना है। लेकिन सिनौली में जो पुरातात्विक उत्खनन हुए, जो इतिहास वालों को शायद ना पचे, तो सिनौली के जो पुरातात्विक उत्खनन है उसमें महिलाओं के कंकालों के साथ रथ, महिलाओं के कंकालों के साथ तलवारें, ये सब मिली हैं, जो इस बात को सिद्ध करती है कि वो योद्धा थी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती होंगी। हमारा इतिहास, मतलब हमारा समाज इतना विकसित था, इतना मॉडर्न था, इतना ओपन माइंडेड था कि साथ में महिलाएं भी युद्ध कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल हम ओपन माइंडेड थे। कई बार हम पे आरोप लगाया जाता है कि ये जो घूंघट प्रथा है ये हमारे यहाँ महिलाओं को दबाने के लिए घूंघट प्रथा है, और ये बड़ा अमानवीय पक्ष है। लेकिन कोई मुझे बता दे कि चाहे सरस्वती सिंधु सभ्यता हो या सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर 12वीं शताब्दी तक या 13वीं शताब्दी तक जितने हिंदू मंदिर बने हैं उनमें कई नायिकाओं की मूर्तियां बाहर हैं, कई महिलाओं की मूर्तियां उनमें बनी हुई हैं। मैं खाली देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन वुमेन की बात कर रहा हूँ। कोई एक मंदिर ऐसा बता दे जिसमें हमको स्त्री जो है वो घूंघट में दिखाई गई हो। किसी भी मंदिर में स्त्री को घूंघट में नहीं दिखाया है 13वीं शताब्दी तक। भारत में घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा जो है ये इस्लामिक इन्वेजन के कारण आई है, क्योंकि अरब में ये कंसेप्ट था कि अपना चेहरा बचा के रखा जाए हवसी दरिंदों से। भारत की ये प्रथा नहीं है। तो ये बुरखे के कारण हमारी महिलाओं की लाज बचाने के लिए, कुदृष्टि से बचाने के लिए हमने घूंघट प्रथा आई। भारत में इस्लामिक आक्रमण के पहले घूंघट प्रथा का कोई प्रावधान नहीं था। कोई भी इस प्रकार का पुरातात्विक अवशेष या मूर्ति कला में कहीं भी हमको कोई भी स्त्री या नारी घूंघट में दिखाई नहीं देती। क्या आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा लिबरल होने की वजह से, सनातन धर्म का जो बहुत लिबरल होते हैं, सबको प्यार से देखना, सबको अतिथि देवो भव की तरह एक्सेप्ट कर लेना, क्या यही वजह रही कि मुगल हम पे शासन कर पाए, हम पे इन्वेजन कर पाए और हम लड़े नहीं, हम उस तरीके से लड़ाई के लिए तैयार उतने नहीं थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़े, लेकिन एक जो कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए उसकी कमी थी हमारे। अलग अलग राजा जो है वो अलग अलग लड़ रहे थे। तो एक जो एकात्म भाव की जो कमी है, यूनिटी की जो कमी है, उसके कारण इस्लामिक इन्वेजन हमारे यहाँ काफी सक्सेसफुली हुआ। तो एकमात्र कारण जो, ऐसा नहीं कि हम लड़े नहीं, हम लड़े हैं। और जहां तक बात लिबरलिज्म की है कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हमने सबको अपनाया है, हमने किसी का विरोध नहीं करा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि रामायण में कहा था, भय बिनु होय न प्रीति। प्रेम करें हम लोगों से, लेकिन यदि भय समाप्त हो जाएगा तो फिर वो प्रेम का स्थान कोई रहेगा नहीं। भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके साथ समस्या यही रही कि हमारे ऊपर आक्रमण तो पहले भी हुए, शक और हूण जो है उन्होंने आक्रमण करा हमारे ऊपर, लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो आए, हम जीते भी सही, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे समाज में सम्मिलित हो गए। आज हो सकता है कि मेरे अंदर कोई शक डीएनए हो या आपके अंदर हूण डीएनए हो, लेकिन वो हमारे अंदर सम्मिलित हो गए। उसका कारण ये था कि हमारे समाज की पाचन शक्ति बड़ी मजबूत थी। लेकिन जब मुगलों के जब आक्रमण हुए तो मुगलों के या जो इस्लामिक आक्रमण जब हुआ 12वीं शताब्दी से, हो तो खैर 8वीं शताब्दी से रहा है, हम लड़ रहे थे लेकिन 500 साल तक हम लड़ते रहे, और बाद में हमारे ही अंदर जो यूनिटी की जो कमी रही उसके कारण मुसलमानों को भारत में प्रवेश का द्वार खुल गया उनके लिए। दिल्ली भारत की राजधानी है और हम इतने साल पुराना हमारा इतिहास रहा है, आप कहते हैं गौरवशाली इतिहास रहा है। दिल्ली में बहुत पुराने और प्राचीन बड़े अच्छे मंदिर नहीं दिखते जितने साउथ इंडिया में दिखते हैं। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए, क्या मंदिरों के मामले में सबसे बड़ा कारण जो, खाली हम अगर दिल्ली को लेकर बात करें तो इस्लामिक आक्रमण जब होने चालू हुए उसके बाद से जो
सत्ता का केंद्र रहा वो दिल्ली रही। इस कारण दिल्ली में जितने भी मंदिर थे उन सभी का विध्वंस किया गया। आप किसी भी वर्तमान दिल्ली के मॉन्यूमेंट में चले जाइए, चाहे वो तुगलकाबाद फोर्ट हो या वो कुतुब कॉम्प्लेक्स हो, हर जगह आपको हिंदू मंदिरों का विध्वंस करके उनका मटेरियल रीयूज करके बनाए गए मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे, फिर चाहे वो मस्जिद हो या मकबरा हो। इवन मैं तो बोलूंगा जो हुमायूंस टूम है, हुमायूंस टूम में भी हम जब एंटर करते हैं तो वहाँ जो अन्य अन्य मज़ारें बनी हुई हैं जी, जो वही मेडिएवल टाइम पीरियड की हैं, वो सभी हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। इसीलिए दिल्ली में जो है, और यहाँ तक कि जो कुतुब मीनार का जो कॉन्सेप्ट है, जो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, वो तो 27 हिंदू जैन मंदिरों का विध्वंस करके बनाई गई है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मुस्लिम लेखक स्वयं बोल के गए हैं मेडिएवल टाइम में कि यहाँ पे बुत परस्ती होती थी। अच्छा। और कुतुबुद्दीन ने जो है 27 हिंदू देवस्थानों को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करा है। और वो जो उनके जो रिमेन्स हैं, चाहे वो दशावतार की मूर्तियाँ हों, चाहे वो कृष्ण जन्म की कथा हो, चाहे वो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हों, चाहे वो गणेश की प्रतिमाएं हों, ये हमको वहाँ पे आसानी से दिखाई दे जाएंगी। तो ये स्पष्ट है कि दिल्ली में मंदिर ना होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। जहाँ तक बात पूरे उत्तर भारत की है, तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जाने से पहले उत्तर भारत आता है। तो आक्रमण जब हुए तो सबसे ज्यादा झेला उत्तर भारत ने। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत ने ऐसे नहीं आया, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत ने नहीं झेला, दक्षिण भारत ने भी झेला, लेकिन दक्षिण भारत में इस्लामिक इन्वेजन थोड़ा लेट हुआ। यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर हैं वो बहुत ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों से लड़ने वाला यदि कोई शासक थे तो वो मिहिर भोज प्रतिहार थे। अच्छा। तो मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। अच्छा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मंदिर यदि किसी के तोड़े गए तो वो गुर्जर प्रतिहारों के बनाए हुए तोड़े गए। क्यों? क्योंकि उनसे दुश्मनी सबसे ज़्यादा थी, पहले वहीं तोड़ो, क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन को रोकने वाले ये लोग थे। इस कारण नॉर्थ इंडिया में मंदिर ज़्यादा टूटे। और दूसरा ये भी है कि दक्षिण भारत ने कहीं ना कहीं रिवोल्ट करा। रिवोल्ट तो यहाँ भी हो रहा था, लेकिन वो एक यूनिटी की कमी थी। मुझे लगता है वो महाराष्ट्र वाला मराठा जो थे उन्होंने भी काफी समय तक रोक कर रखा, लेकिन वो लेटर फेज की बात है। हम जब 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी की बात करें तो आक्रमण तो दक्षिण भारत में भी हुए, लेकिन दक्षिण भारत मंदिर जैसे तैसे लड़के बचा लिए गए। ऐसा नहीं कि वो तोड़े नहीं गए, तोड़े तो वो भी गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो एक्सट्रीम साउथ में हैं, उनको हमारे जो लोकल पब्लिक थी या हमारे जो हिंदू योद्धा थे उनने बचा के रखा। इसी कारण वो हमको आज भी ऐसे के ऐसे दिखाई देते हैं। तो क्या उस समय में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक एंट्री के लिए बढ़िया सड़कें बनी हुई थी? बिल्कुल, दक्षिणापथ एक मार्ग था जहाँ से एंशिएंट ट्रेड रूट होता था, तो बिल्कुल सड़कें तो पहले से थी हमारे यहाँ। इवन जो बिल्कुल फिर वही मैं बोलूंगा कि ट्रेड रूट जो है सड़कों से, वो तो हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के समय से करते आ रहे हैं। अफगानिस्तान से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक कनेक्टेड था। बिल्कुल, लोथल गुजरात में है। और गुजरात में जो उस समय आज से 4500 साल पहले सामान आता था वो कर्नाटक से आता था। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तो सुदूर दक्षिण की बात है, लेकिन सामान आता था लोथल तक। तो हम व्यापार तो तब भी करते थे, सब आपस में कनेक्टेड बिल्कुल थे। और केवल सड़कों से नहीं, हम तो समुद्र से व्यापार करते आ रहे हैं आज से 5000 साल पहले से। अच्छा। हमारे जहाज जो है वो गुजरात से जाया करते थे और ओमान तक जाते थे। अच्छा। और हम समुद्र के थ्रू जाया करते थे, और जहाज छोटे जहाज नहीं थे, इतने बड़े बड़े जहाज थे कि 60 टन जितना माल उनमें लादा जाता था और सामान वहां भेजा जाता था। जो मैंने बात कही थी कि हमारा कपड़ा यहाँ से जाता था मेसोपोटामिया तक, तो वो समुद्र के रास्ते जाया करता था। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह हमको मिला है, जिसके अंदर से हमको जो एंकर होता है जिससे जहाज को रोका जाता है, वो एंकर हमको उस बंदरगाह के अंदर से मिला है, स्टोन का बना हुआ एंकर। तो हम तो जहाजों के थ्रू व्यापार कर रहे हैं आज से 4500 साल पहले से। तो जो समुद्र को लांग के व्यापार कर सकता है, उसके लिए थल मार्ग से व्यापार करना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के रूप में आप पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, तो जो फाइंडिंग्स आपने आर्कियोलॉजी में किया, क्या ये टॉपिक पढ़ाने का मौका मिलता है या आपका सिलेबस वो पढ़ाना पड़ता है जो आपको दिया गया है मुगलों के बारे में? नहीं, देखिए क्या है, मैं तो चूंकि फर्स्ट ईयर को पढ़ाता हूँ और फर्स्ट ईयर में सौभाग्य से भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। अच्छा। उसमें सौभाग्य से भारत का प्राचीन इतिहास ही पढ़ाया जाता है। ओके। और उसमें आर्कियोलॉजी का पार्ट भी रहता है। तो ये बिल्कुल चूंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको क्या पढ़ाना है ये तो कहीं नहीं लिखा है जी। ये जरूर है कि हाँ ये टाइटल है, इसी पे पढ़ाना है। हाँ, जो आपका सिलेबस का बुक है वही पढ़ाना बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड जितनी भी नई नई डिस्कवरीज हैं उसकी डिस्कशन बिल्कुल बच्चों के साथ में होता है। जैसे आर्यन थ्योरी का डिबेट सबसे बड़ा है, तो बच्चों के साथ में डीएनए एनालिसिस हो, जैसे कई लोग बोलते हैं, कई लोग वीडियोस भी हैं वो प्रसारित हैं कि आर्य जो हैं वो भारत में बाहर से आए थे। अच्छा। और कहा जाता है कि डीएनए एनालिसिस हुए, फलाने एनालिसिस हुए, लेकिन कोई मुझे बता दे कि लुकोक्स और कैनेडी की रिपोर्ट है सन 2000 की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व से लेके
तो 2500 वर्ष पूर्व तक भारत में किसी भी प्रकार का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में किसी भी प्रकार का स्टेपी जीन का एग्जिस्टेंस हमको दिखाई नहीं देता। राखी गढ़ी का जो डीएनए है वो प्योर इंडिजीनियस डीएनए है, उसमें कोई सेंट्रल एशियन मिक्स नहीं है। सिनोली का जो डीएनए है वो प्योर इंडिजीनियस डीएनए है, वो राखी गढ़ी से मैच करता है, उसमें कोई स्टेपी या सेंट्रल एशियन मिक्स नहीं है। तो आप किस आधार पर बोलेंगे कि आर्य भारत में आए थे? आपने पहले कहा आर्य आक्रमण हुआ था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ उसके नहीं मिले। फिर आपने कहा आर्यन माइग्रेशन हुआ था, तो 1500-1600 के आसपास वो माइग्रेशन हुआ होगा। क्या ये जो बोल रहे हैं आर्यन ये माइग्रेशन वगैरह, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने साइंस पढ़ा है इसलिए मुझे हिस्ट्री की का आइडिया नहीं है, तो ये इतिहास में लिखा हुआ है जो पढ़ाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इतिहास की तो किताबों में है। आपको वो फैक्ट पढ़ाना पड़ता है जो आप मानते नहीं है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन क्या है आजकल उसको थोड़ा सा चेंज करके वो लिख दिया है आर्यन डिबेट, कि आर्य आए या न आए, नहीं आए। लेकिन फिर भी हिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स हैं वो आज भी यही मानते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, कोई साइंटिफिक प्रूफ। आज इतिहास को क्यों नहीं बदला जा रहा है? देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण में देता हूँ। डिबेट वर्ड क्यों रखा है? उसको चैप्टर बना दो ना, जब आपके पास एविडेंस है, डिपार्टमेंट तो आप ही का है। देखिए आज भी क्या है कि जैसा हम बोलते हैं जो सिस्टम है जी, जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो कमेटी में रहते हैं सिलेबस चेंज करने की, वो आज भी उसी किस विचारधारा के हैं ये हम सब जानते हैं। इसी कारण सिलेबस इंट्रोड्यूस भी किया जाता है तो उसको लागू नहीं किया जाता। अच्छा, और यदि आप लागू भी कर दिया जाए तो उसको पढ़ाया नहीं जाता, जानबूझकर उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस बदला है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है, उसमें सिलेबस चेंज हुआ है। उसमें आर्य आक्रमण हो या आर्य आगमन हो, उसको बिल्कुल धराशायी किया गया है। मेरे द्वारा ही लिखा चैप्टर है, मैंने उसमें बोला है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है और सरस्वती सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता थी और कोई आर्य जाति भारत में बाहर से नहीं आई। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये जो बिगाड़ा है, इसको बिगाड़ने में लगभग 200 साल लगे हैं। तो 200 साल की जो बीमारी है वो 10-12 साल में ठीक नहीं होती, उसके लिए उसको ठीक करने में समय लगता है। तो समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ओवरऑल लोगों का बिलीफ सिस्टम, या आप जो कह रहे हैं कि कुछ पुराने सीनियर्स हिस्टोरियंस है जिनका बिलीफ सिस्टम यही जो मिडिवल है उसी के ऊपर टिका पड़ा है, तो उनके बीच में और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बीच में कैसे बैलेंस बिलीफ सिस्टम का बना पाते हैं? चैलेंजिंग है ये। बिल्कुल, देखिए चैलेंजिंग है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट या जो पुरातत्वविद हैं उनको मंच दिया नहीं जाता है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले तो प्रोफेसर्स हैं, पुरातत्वविद पढ़ाने नहीं जाते, आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ाने नहीं जाते जी। इस कारण कुछ नई डिस्कवरीज होती भी हैं तो वो हिस्ट्री के जो क्लासरूम्स हैं उनसे गायब रहती है। लेकिन इसीलिए आवश्यक क्या आप लेकिन फिर आप मीडिया कवरेज क्यों नहीं कराते ऐसे बड़े फैक्ट्स का? मीडिया टीवी पे डिबेट हाँ, क्यों नहीं चलता इस पे? बिल्कुल, टीवी पे डिबेट्स होते हैं, मीडिया कवरेज भी होता है, लेकिन बच्चा जब स्टूडेंट जब आंसर राइटिंग करता न्यूज है, फाइंडिंग में कोई ब्रेकिंग न्यूज तो कभी नहीं चलते देखा मैंने टीवी पे। नहीं, जैसे आती है। ब्रेकिंग न्यूज छोटे छोटे में हो जाता है कि नेताजी फिसल के गिर गया, उसका ब्रेकिंग न्यूज सब जगह चल जाएगा। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज तो कभी नहीं सुना कि राखी गढ़ी में ये मिला है जी और हमारा ये हिस्ट्री कहता है, इसका डिबेट चले। उसका कारण ये है कि जनता का जो टेस्ट है, जनता सुनना नहीं चाहती वास्तविक इतिहास, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से ही कट गए हैं, हमको उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। तो जब तक जनता को उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, हाँ, मेन बात वही है कि इतिहास से प्रेम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इतिहास में इंटरेस्ट जागृत होगा, प्रेम बनेगा, तो जो है मीडिया उस प्रकार की चीजें हमको दिखाएगी। शायद जनता को ऐसा इतिहास पढ़ाया गया ना कि इंटरेस्ट खत्म ही हो गया। उसकी सारी जो समस्या की जड़ है वो यही है कि इस प्रकार का इतिहास पढ़ा दिया गया है कि जनता अब इतिहास से अपने आप को कोरिलेट करना नहीं चाहती। मतलब आपको मैं बताऊं कि मैं जब 10th में था तो मैं ये सोच के एग्जाम दे रहा था कि बस आखिरी बार पढ़ रहा हूं मैं तुम्हें, अब बस करूंगा, PCA में जाऊंगा और चला जाऊंगा। इतिहास इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट बने, क्योंकि ये कहानियां हैं, हमारे पूर्वजों की कहानियां। हम फिल्म तो बड़े इंटरेस्ट के साथ देख लेते हैं, 200 एपिसोड 500 एपिसोड महाभारत के बन जाए वो सब देख लेंगे, लेकिन किताब में फिर वो माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं महाभारत को? देखिए उसका कारण क्या है, मैं फिर वही बोलूँगा कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स महाभारत के संबंध में थोड़े कम हैं। इस कारण महाभारत को जानबूझकर माइथोलॉजी क्रिएट कर दिया गया कि माइथोलॉजी है। लेकिन फिर वही है कि कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे कर्नाटक में एक स्थान है एहोल करके, वहाँ पे एक मंदिर है मेगुटी जैन मंदिर, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है 6ठी-7वीं शताब्दी का। उस इंस्क्रिप्शन में वो बेसिकली रवि कीर्ति नाम का एक लेखक है, उस कवि है, उसका इंस्क्रिप्शन है, और उस इंस्क्रिप्शन में महाभारत की डेट लिखी हुई है कि महाभारत का जो युद्ध है वो 7वीं शताब्दी में लिखता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो आज से लगभग 3000 साल पहले, 3700 साल पहले हुआ था।
यानी आज से हम कैलकुलेट साढ़े करें तो 4,000 5,000 साल हो जाएंगे। तो वो एक एविडेंस है हमारे पास। उसके अलावा कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें महाभारत की कथाओं का अंकन है, युद्ध के दृश्य अंकित हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सारी बातें जो है ये हमारी किताबों में नहीं है। सिर्फ आस्था और धर्म और शास्त्र में ही है, मतलब हम इतिहास में फैक्ट के तौर पे हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। जब हम अपने ही देश में, अपने ही इतिहास में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते कि ये हमारा इतिहास रहा है। देखिए, लंबे समय तक तो ऐसा कहा जाता था कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भारत का कोई इतिहास ही नहीं है। हम गायब थे। हाँ, लेकिन बाद में जब पुरातात्विक उत्खनन हुए तब पता हम चला बारिश में आए, कैसे आए? लेकिन बाद में जब पुरातात्विक उत्खनन हुए तब पता चला कि हमारा इतिहास तो 5 से 6,000 साल पुराना है। तो ये एक सतत चलने वाली क्या बोलना चाहिए, एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे जो एविडेंस है वो सामने आते जाते हैं और कार्य आगे बढ़ता जाता है। जैसे महाभारत की बात करें तो पुराना किला दिल्ली में है और उसके सामने मेट्रो स्टेशन जो है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। तो मैं ये सेंस कर पा रहा था कि इंद्रप्रस्थ क्यों नाम रखा है, क्या ये पांडवों का किला था? देखिए क्या है, अगर हम फैक्ट की बात करें सीधे, तो एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन है, उसको पेंटेड ग्रेवियर बोला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ से वो पेंटेड ग्रेवियर मिलता है इसका मतलब वो महाभारत से संबंधित है। और वो पेंटेड ग्रेवियर जो है उसकी जो तिथि है वो आज से लगभग 3,000 साल पुरानी है। तो ये जो पुराना किला है, पुराना किला में जो लोएस्ट लेवल है, उस लोएस्ट लेवल में हमको उत्खनन में वो पेंटेड ग्रेवियर मिला है। और ऐसा है कि हुमायूं के काल में भी जो लेखक थे उन्होंने ऐसा लिखा कि ये पांडवों की राजधानी थी, यानी ये इंद्रप्रस्थ था। तो एक कंटिन्यूटी हमको दिखाई देती है। इस कारण हम बोल रहे हैं कि संभवतः जो पांडवों का प्राचीन नगर था, जो इंद्रप्रस्थ था, वो वहां पे विद्यमान था। इसी कारण ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ही वो नाम परिवर्तित करके इंद्रप्रस्थ करा गया है। इंद्रप्रस्थ का यानी महाभारत के टाइम पे ये दिल्ली एक्चुअली इंद्रप्रस्थ था, जो वो बंजर इलाका था जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, और पांडव मिलके इसको बढ़िया से उन्होंने समृद्ध बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी फैसिलिटी आपको मिलती है जब आप एक्सकेवेशन, आप बोल रहे हैं कि परत दर परत 2-2 सेंटीमीटर 3-3 सेंटीमीटर करके और 5-7 साल तक खुदाई चल रही है, क्या आप लोगों को उतनी फैसिलिटी मिलती है कि आप हर प्रकार के वेदर को झेल सकें? देखिए क्या है, अगर आप आर्कियोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर फैसिलिटी नाम का शब्द आपको भूल जाना चाहिए। पर क्यों, देश डेवलप्ड है हमारा, इसका भी तो एक अलग बजट होना चाहिए ना? बजट है, बजट बिल्कुल है, लेकिन जब आप उत्खनन कर रहे होंगे, अगर आप सोचें कि उत्खनन करते समय आपको कोई फैसिलिटी मिले तो वो संभव नहीं, क्योंकि वो तो खुला है, आपको वहाँ काम करना ही है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि उसके बाद में रहने की सुविधाएं हों या खाने की सुविधाएं हों, वो बड़ी व्यवस्थित होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जब उत्खनन, बिल्कुल होती है, व्यवस्थित टेंट होते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था होती है रहने के लिए। लेकिन पहले जब उत्खनन होते थे जी, तो हमारे सीनियर से ही हम बातचीत करते हैं, जब पता चलता है कि टॉयलेट्स की व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी। लोटा लेके खेत तो बिल्कुल खेत भी नहीं, जंगल होते थे तो जंगलों में जाना पड़ता था। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास में। लेकिन अब चूंकि हम एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं, तो हमारे पास सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन हम जब काम कर रहे होते हैं फील्ड पे, तो वो जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है, आप उस समय सुविधा नहीं मांग सकते, क्योंकि यदि आप सुविधा मांगेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे जी। इसीलिए आर्कियोलॉजी जो है वो बड़ा एक हार्श जॉब है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 40 डिग्री तापमान भी होता है तब भी आपको खुले में ट्रेंच में काम करना है, और 4 या 5 डिग्री ठंड होती है जब भी आपको खुले ट्रेंच में काम करना है। तो आप वहाँ सुविधा नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ 5 बजे बाद जब अपने कैंप में आ जाएंगे तब आप सुविधाएं हैं आपके लिए। लेकिन वो जो एक 10 घंटे का टेन्योर है दिन का, उसमें तो आपको हार्श जॉब करना ही पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग जी, पूरी धूप में, बारिश, सर्दियों में। और यही विडंबना है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, 3 या 4 साल एक्सकेवेशन करके कोई एक व्यू पॉइंट देता है, और उस व्यू पॉइंट को या जितने भी जो साक्ष्य होते हैं उनका चीरहरण जो है वो ये यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए प्रोफेसर जो एसी रूम्स में बैठे रहते हैं और कॉफ़ी का मग के साथ में उन एविडेंस का चीरहरण कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं राखीगढ़ी में था, तो कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स आए वहाँ पे, तो एक आधी घंटे धूप में खड़े होने के बाद देवल और लाइक, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हम खड़े नहीं रह सकते, एसी होना चाहिए, ये है। तो ये सारी सुविधाएं, अब वो हिस्टोरियंस हैं, उनकी बातें जो है वो मीडिया में भी होंगी, उनकी बातें टेक्स्ट बुक्स में भी होंगी, वो हर जगह दिखेंगे। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन पे काम कर रहा है, जो सर्दी गर्मी देखे बिना काम कर रहा है, उसके जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो थ्योरीज हैं, उनको टेक्स्ट बुक में जगह नहीं मिलती, उसको मीडिया में स्थान नहीं मिलता। ये विडंबना है। आर्कियोलॉजिस्ट की लाइफ कैसी होती है, पर्सनल लाइफ वो बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए बड़ा साइट पे होते हैं, बड़ी समस्या है ये तो,
क्योंकि आप ये तो आर्मी जैसी लाइफ दिख रही बिल्कुल आर्मी जैसी लाइफ है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कि लेकिन आर्मी वो जैसी लाइफ रिस्पेक्ट है। नहीं जितनी आर्मी को मिलती हाँ है। वो भी है क्योंकि कारण ये है कि आपको लगभग 6 से 7 महीना फील्ड पे रहना है और वहाँ आप फैमिली को ले जा नहीं सकते क्योंकि टेंट में रहना है, और टेंट भी में रहना कलीग्स है, हैं। बड़ी काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ रहती हैं। तो बिल्कुल ये तो है कि 5 से 6 महीने आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो जो एएसआई में जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एक्सकेवेशन में इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा, जी। बिल्कुल सही है कि वो उनके परिवार से दूर रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में काम भी करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आज का जनरेशन इस विभाग में आने के लिए मोटिवेटेड फील करेगा? जीवन में कुछ नया करना है, यदि आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, भारत की हिस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आर्कियोलॉजी ऑप्ट करना ही चाहिए। हाँ, अगर आप फैसिलिटीज़ को पसंद करते हैं, सुविधाओं को पसंद करते हैं, तो फिर आर्कियोलॉजी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्श लाइफ है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अगर भारतीय इतिहास को नज़दीक से देखना चाहते हैं और वास्तविक इतिहास को फील करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आर्कियोलॉजी में आइए। क्योंकि आप जब एक्सकेवेशन करेंगे, आपके हाथ में 5000 साल पुराना कोई बीड अगर आपको मिलेगा, यानी मनका जिसको हम बोलते हैं बीड, अच्छा, वो बीड अगर आप अपने हाथ में रखेंगे तो आप 5000 साल पुराने किसी फ्लोर पर चल रहे होंगे, तो आप बिल्कुल वो फील कर पाएंगे कि 5000 साल पहले मेरे पूर्वज इस फ्लोर पे चले थे, आज मैं इस पे चल रहा हूँ। तो यदि आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पूर्वजों से, आपको प्रेम है अपने पूर्वजों से, अपने देश से, तो बिल्कुल आपको आर्कियोलॉजी में आना चाहिए। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ इतिहास की परतें मतलब दर्शाने का काम करता है, वरना इस डिपार्टमेंट से बस हम इतिहास जान रहे हैं, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। देखिए, कई चीज़ें जो हैं वो रेवेन्यू से इतर होती हैं, पैसे से इतर होती हैं। यदि हमारे इतिहास से हमको जानकारी नहीं रहेगी कि हम असल में आए कहाँ से हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो जो दीर्घकालीन यात्रा है, वो संघर्ष की यात्रा है, वो हमने करी कैसे है, तो हम अगर सोचे कि हम भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो चालू भाषा में बोला जाता है कि बिना इतिहास के आप भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों को हमको रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से ना देखते हुए, वो हमारी पहचान है, पहचान को, तो पहचान जो है वो अमूल्य है, उसका हम मोल आंक नहीं सकते। इसीलिए जो इतिहास है उसकी आवश्यकता है, यदि हमको वर्तमान भी सुधारना है और भविष्य का निर्माण भी यदि करना है, तो उसके लिए इतिहास की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट तो वर्ल्ड में बढ़ती है, और वो रिस्पेक्ट बहुत अनमोल चीज है। और ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। आप देखेंगे जितनी भी है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड हैं, वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। टूरिस्ट प्लेस है, उनको देखने के लिए इनडायरेक्टली तो बन ही गया बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके लिए विदेशी बाहर से आते हैं, तो उसमें फिर वो उनको अकोमोडेशन भी चाहिए, उनको ट्रैवल भी चाहिए, उनको फूड भी चाहिए। तो ये सब जनरेट कौन कर रहा है? जी, ये जनरेट कहीं ना कहीं वो मॉन्यूमेंट ही कर रहा है। करेक्ट। तो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, गाइड की नौकरी होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गांव के लोगों का फिर भला हो जाएगा, बिजनेस चल पड़ेगा, छोटे बिल्कुल। दूसरा फिर ये भी है कि हम देखें तो हमारे लिए तो टिकट 10-20 रुपए ही है मॉन्यूमेंट का, लेकिन अंग्रेजों से 500-600 रुपए चार्ज किया जाता है। तो वो हमारा एक रेवेन्यू का सोर्स है। तो ऐसा कहना कि रेवेन्यू नहीं आता है, रेवेन्यू इनडायरेक्ट रेवेन्यू उसी से आता है। खोज में सफल हो गए तो फिर रेवेन्यू का साइट बन सकता है। बिल्कुल। आज जैसे राखी गढ़ी है, तो राखी गढ़ी, यदि राखी गढ़ी में हड़प्पन साइट नहीं होती तो कोई नहीं जाता, लेकिन आज हम देखते हैं कि राखी गढ़ी में खूब लोग आते हैं। मैं एक्सकेवेशन में था तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 600 से 700 लोग आए होंगे उन दिनों में। तो उनसे टिकट लिया जाता है? उनसे तो टिकट नहीं लिया जाता, लेकिन आसपास के लोगों लेकिन वो आते हैं तो कहीं ना कहीं आधे वहाँ जो आसपास के लोग हैं, कुछ तो फायदा उनको होता ही होगा। छोटी सी चिप्स की दुकान है तो वहाँ से चिप्स खरीद ली। तो ये अब एक्सकेवेशन हो रहा है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो उनको पैसा उस एक्सकेवेशन से उनको रोजगार मिलता है। तो लगभग 70 से 80 लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको रोज 500-600 रुपए एक व्यक्ति को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार क्रिएट नहीं करती आर्कियोलॉजी, रोजगार क्रिएट करती है और साथ में हमको हमारे अतीत से परिचित भी कराती है। आज कॉलेज में आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनमें आप क्या देखते हैं? राष्ट्र के प्रति किस प्रकार का कोई रिस्पेक्ट, प्रेम भावना अभी बच्चों में आ रहा है समय के साथ, या देखिए, कम होता जा रहा है? बिल्कुल सही बात है कि जो ये थोड़ा सा नोशन चेंज हुआ है भारत का इस समय, जब से स्थितियां बदली हैं और सोशल मीडिया और इन सब के कारण ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो भारत के वास्तविक इतिहास को जानना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि टेक्स्ट बुक में आज भी वो इतिहास सम्मिलित नहीं है। तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो जो वो वास्तविक इतिहास है उसको जाने। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। बच्चे खुद सवाल करते हैं। बिल्कुल, बच्चे खुद सवाल करते हैं कि आखिर क्यों सर हमको इस्लामिक हिस्ट्री इतनी पढ़ाई जाती है, क्यों हमको उसके पहले की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, क्यों हमको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर ललक है
आवश्यकता है उनको एक राह देने की। यदि टेक्स्ट बुक में ये सब सम्मिलित होगा तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे सोसाइटी में। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने हमारी पुराने हिस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया? बिल्कुल सही बात है। आज से 7 या 8 साल पुरानी मूवीज़ हम जब देखेंगे तो हमको किसी भी प्रकार की हमको प्राउड फील हो हमारे पूर्वजों पर, ऐसी कोई मूवी हमको दिखाई नहीं देती। पर हम देखते हैं कि आजकल ऐसी मूवीज़ बनने लगी हैं। फिर चाहे वो मूवी सावरकर पे हो, चाहे वो मूवी पद्मावती पे हो, चाहे वो मूवी महाराणा प्रताप पे हो, चाहे वो शिवाजी को लेकर जो आजकल छावा बनी जो गाने बन रहे हैं, संभाजी के ऊपर जो गाने बन रहे हैं, तो ये फोकलोर्स को जो मॉडर्न ट्विस्ट के साथ जो प्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बॉलीवुड है, जैसे हम कई मूवीज ऐसी हैं जिनमें जो असली कल्प्रिट है उनको कल्प्रिट बताया गया है। नहीं तो हम तो जोधा अकबर देखते हुए आए हैं जिसमें महिमा मंडन हुआ, हीरोइक बना दिया गया अकबर को, लेकिन कितना बड़ा क्रूर अकबर था ये कौन बताएगा। फतेहपुर सीकरी से अकबर का कोरिलेशन किया जाता है, जबकि वो तो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बना हुआ है पूरा। अच्छा। मूल नाम उसका विजयपुर सीकरी था, सिकरवारों का क्षेत्र था पूरा। तो ये जो बातें हैं ये बॉलीवुड में अब आने लगी हैं, और मुझे ऐसा लगता है आगे जब और आएंगी तो ये जो हमारा जो हम ग्लानि महसूस करते हैं हम अपने इतिहास पे, परिवर्तन आ रहा है। आज हम देखेंगे सोशल मीडिया पे देखें या कहीं भी देखें, लोग कहीं ना कहीं ग्लोरियस पास्ट को देखना चाहते हैं, वो उसके समर्थन में, इसीलिए मूवीज भी बन रही हैं। टेस्ट बदला है कहीं ना कहीं जनता का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का बहुत क्रूशियल रोल है। आगे भी ऐसी और मूवीज आएंगी अच्छी, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। बहुत बढ़िया। तो जेन जी का सोशल मीडिया के चलते हमारे प्राचीन इतिहास के तरफ रुझान बढ़ा, बिल्कुल अट्रैक्शन है। हम देखते हैं कई पुराने ऐसे मंदिर है जो हजारों साल पुराने हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उन पे जो कार्विंग है, जो उसमें जो कलाकृति दिखाई गई है, जिस प्रकार के मटेरियल का यूज हुआ है, चाहे स्टोन हो चाहे वो मार्बल हो, उनकी लाइफ स्पैन, उनका ड्यूरेबिलिटी इतना बढ़िया है कि आज की टेक्नोलॉजी में भी उस प्रकार के अच्छे मटेरियल के प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं। तो क्या हम पहले ज़्यादा विकसित थे, अब कम है? देखिए क्या है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो जियोलॉजी की है। Okay. हमारे जो पूर्वज थे उनको ये ज्ञान था कि कौन सा स्टोन यूज करना है जिसपे इजीली कार्विंग की जा सकती है, और विद स्पैन ऑफ टाइम वो हार्ड होता चला जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा हैवी कार्विंग हमको दक्षिण भारत में होयसल जो राजवंश हुआ उनके मंदिरों में हमको देखने को मिलती है। उसका कारण ही यही है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्टोन यूज करा जिसको हम सोप स्टोन बोलते हैं, या जिसको हम क्लोराइटिक सिस्ट जो है वो उसका टेक्निकल टर्म है। उस स्टोन की ये विशेषता है कि जब वो क्वेरी करके निकाला जाता है तब वो नरम होता है, तो उस पर कार्विंग बहुत इजीली हो सकती है, लेकिन विद स्पैन ऑफ टाइम वो हार्ड हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों को जियोलॉजी का नॉलेज था, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रकार के माइन्यूट टूल्स थे जिनके कारण हम इतनी माइन्यूट कार्विंग कर पाते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं आर्ट और आर्किटेक्चर हमारा जो है वो इतना डेवलप्ड था कि हमने इस प्रकार की कार्विंग पत्थरों पे करी है, जो आज भी हमको लगता है कि जो मॉडर्न मशीनें हैं उनके थ्रू करने में हमको, हाँ, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग काम होगा। लेकिन इसमें हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कितने स्टेबिलिटी थी हमारे क्षेत्र में कि हम इस प्रकार के कारीगरों को लंबे समय तक काम करने के लिए लगा सकते थे उस कार्य के लिए। तो उसके लिए हमको सरप्लस इकोनॉमी होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के पास बहुत पैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। ये सारी परिस्थिति जब होंगी तभी हम आर्ट और आर्किटेक्चर को इतने ऊंचे लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। तो कला के क्षेत्र में हम बहुत कुशल थे। बिल्कुल, कला हो या फिर स्थापत्य हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में हम काफी विकसित थे। शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस एपिसोड से हमारे दर्शकों को भी बहुत नई बातें सीखने को मिली होंगी जो उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा कि हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है जो है, बड़ा प्राउड मोमेंट आपने क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आप देश के युवाओं को मोटिवेट करते रहें और हमारे प्राचीन इतिहास से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर बीइंग एट द राहुल रंजन शो। ऑलराइट, तो दोस्तों आपने देखा कि भारत का इतिहास कितना पुराना है, 4000-5000 साल पुराना है, लेकिन भारत के इतिहास की किताबों में जो हमने स्कूल में पढ़ा है वो सिर्फ अभी शुरुआत का, जिसको शुभम जी कहते हैं कि वो तो लेटेस्ट हिस्ट्री है, लेटेस्ट बातें हैं जो आज के 500 साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पहले की बातें करते हैं। वो इतिहास हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास इससे कहीं ज़्यादा पुराना है, जिसमें हमारी एक सिविलाइजेशन थी, हम बहुत ही डेवलप थे,
हम बहुत आगे थे दुनिया से, विदेशों से, जो आज हम देखते हैं उनके डेवलपमेंट उनसे कहीं ज़्यादा आगे थे। तो अब मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड के जरिए हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो जेनजी है, वो थोड़ा इंटरेस्ट बनाए भारत के प्राचीन इतिहास के ऊपर में, एक्सप्लोर करे, समझे, जाने। इन्होंने सही कहा है कि जब तक हम अपने भारत का इतिहास सही तौर पे नहीं समझेंगे, तब तक हम एक स्वर्णिम भविष्य की रचना नहीं कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आपको कोई ओपिनियन है तो कमेंट के जरिए बताएं। कोई भी सवाल हो या आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले, हम और भी नए बेहतर गेस्ट अलग अलग टॉपिक पे ला सके और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।